नमस्कार, मैं गायत्री शर्मा मरु साहित्य कार्यक्रम की मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही आप सभी को हिंदी दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी और इस उपलक्ष्य में कहना चाहूंगी, हिंदी की बिंदी को मस्तक पे सजा के रखना है, सर आंखों पे बिठाएंगे, ये भारत माँ का कहना है। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज साहित्य यात्रा कार्यक्रम की इस श्रृंखला में हम लेकर आए हैं आदिवासी उपन्यासकार एवं विमर्शवादी साहित्यकार डॉक्टर रमेश चंद्र मीणा जी को। डॉक्टर रमेश चंद्र मीणा जी बूंदी जिले के जाने माने आदिवासी उपन्यासकार व विमर्शवादी साहित्यकार के रूप में देखे जाते हैं। आप सभी के बीच आज वो हमसे रूबरू होंगे। अब तक की साहित्य यात्रा हम जानेंगे उन्हीं की जुबानी। तो चलिए जुड़ते हैं डॉक्टर रमेश चंद्र मीणा जी से। नमस्कार सर, मरु साहित्य मंच के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार सर, इस कार्यक्रम के द्वारा हम आपकी अब तक की जो साहित्य यात्रा है उसको दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे। सर, मैं पूछना चाहूंगी कि आपका लेखन की तरफ रुझान कब से और कैसे हुआ? यस मैम, आपके मन से जोड़ने के लिए आपको धन्यवाद। मेरी यात्रा आज से 10-15 साल पहले आरंभ हुई। उदयपुर से अरावली उद्घोष नाम की एक पत्रिका जो आदिवासी विषयों पर केंद्रित रही है, उस पत्रिका में पत्र लेखन से मैंने आरंभ किया और एक दिन वो आया जब मैंने उसका या उन्हीं के दबाव से, उनके बार बार कहने से मैंने लेखना किया। फिर सेमिनारों में भाग लेना, प्रतिभा निभाना। फिर इसके बाद 2007 में एक सेमिनार मैंने बूंदी कॉलेज में आयोजित किया जो दलित साहित्य की दशा दिशा पर आधारित था। इसके 3 साल बाद आदिवासी विषय पर, उसके 1 साल बाद फिर आदिवासी विषय को रखते हुए ये कार्यक्रम आरंभ किया। इसी क्रम में मैंने अन्य उपन्यासकारों, कथाकारों को पढ़ना आरंभ किया और उन पर समीक्षाएं लिखने का कार्यक्रम जारी रखा। इस तरह से 2007 के बाद मैं क्रमशः जो भी उपन्यास मिलते, दलित साहित्य विशेष करके जो इन दिनों काफी धूम मची हुई है, उस वक्त दलित साहित्य की प्रवृत्ति को लेकर के हमने सेमिनार किया। तो उसके तहत मैंने अन्य साहित्यकारों को पढ़ा। इसी क्रम से हमारी ये साहित्यिक यात्रा आरंभ होती है और इस तरह से अब तक 10 किताबें सामने आई जो समीक्षात्मक। मेरी रुचि खासकर के कथा साहित्य में रही, विशेषकर कहानी और कहानियों से भी ज्यादा उपन्यास, कहानियों से भी ज्यादा अपने आप को। यस, जब उपन्यास मेरे सामने होता है। यस, साहित्य की किन विधाओं में रचनाक्रम किया सर आपने? उपन्यासों से आरंभ किया जी। पहले तो लेख लिखे, विशेषकर आरंभ जैसे कहेंगे हम, जनसत्ता से मैं बराबर जुड़ा रहा। जनसत्ता के रविवारीय परिशिष्ट जिसमें आदिवासियों पर भी काफी लेखन हुआ है, उसमें भी मैंने दखल रखी और जनसत्ता में दुनिया मेरे आगे कॉलम में मैं फिर लिखने लगा। और उसकी बहस जो उसमें अक्सर बहस हुआ करती थी दलित साहित्य को लेकर के, आदिवासी पर और आदिवासियों पर, जहां जितना लेखन जनसत्ता में हुआ, मुझे लगता है कि अन्य दैनिक अखबारों में इतना संभव नहीं रहा।
यहाँ तक कि पत्र पत्रिकाओं में भी नहीं। या तो अरावली उद्घोष जो उदयपुर से निकलती रही, दूसरी रमणिका गुप्ता द्वारा जो दिल्ली से प्रकाशित होती थी त्रैमासिक युद्धरत आम आदमी, तो उसमें भी लेख हमारे आने लगे, विशेषकर दलित साहित्य आत्मकथाओं पर, उन पर लिखना या उन आत्मकथाओं पर लिखना। इस तरह से रमणिका गुप्ता के कहने पर मैंने काफी कुछ वहाँ उनके साथ ठहरा। उनसे इंटरव्यू मैंने एक बार लिया था जो काफी लंबा था, जो उनकी किताबों में साक्षात्कार की दुनिया में प्रकाशित हुआ। अलग जयपुर से है जिसे हरिराम मीणा निकालते हैं, तो उनकी अलग प्रकाशन की शुरुआत हमारी 2 किताबें और उनकी कुछ किताबें और अन्य लेखकों की किताबों से आरंभ होती है। इस तरह से श्रेय हरिराम मीणा को जाता है बाद में, तो वो हमें पुस्तकों की दुनिया करके आते हैं। जी। और बोलिए मैडम। आपने सर आदिवासी साहित्य, दलित साहित्य, तो ये जितने भी लेखन इस तरह से आरंभ होता है, जहाँ फिर अगर जनसत्ता में अगर कोई किताब आई और उस समीक्षा से मुझे लगा कि ये मेरी रुचि की हो सकती है। हाँ जी मैम, सवाल कीजिएगा, मैं सुन नहीं पाया। दलित साहित्य, आपने दलित साहित्य, आदिवासी साहित्य दूसरी बार करें। सर आपने दलित साहित्य, आदिवासी साहित्य, जितने भी मतलब विमर्शवादी उपन्यासों पे सर आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो, आवाज आ रही है सर? सर आपने दलित साहित्य, आदिवासी साहित्य, आदि उपन्यासों पर कार्य किया है। हाँ, कट के आ रही है। हाँ मैम बोलिए। जितने भी विमर्शवादी साहित्य उपन्यास है उस पे कार्य किया है, तो मैं पूछना चाहूंगी सर कि विमर्श की अवधारणा क्या है? मतलब विमर्श जो आजकल विमर्श चल रहा है, दलित ले लीजिए, स्त्री ले लीजिए, वर्ग ले लीजिए, तो सर ये इनका क्या औचित्य है? मतलब विमर्श के क्यों किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल। ये सवाल दरअसल उठाया भी जाना चाहिए। ऐसे विमर्श की शुरुआत स्त्री लेखन से हुई। विश्व में भी सिमोन द बुआ करके जो उन्होंने लिखा, उनका अनुवाद हुआ, और यहाँ की स्त्री लेखिकाओं ने भी वो सवाल उठाए जो सदियों से दबे हुए थे, मूक बनी हुई थी। एक बात इससे हम स्पष्ट कर सकते हैं कि विमर्श क्यों होता है। जैसे स्त्रियों ने अपनी आवाज बुलंद की अपने लेखन के माध्यम से, वो तब शुरुआत होती है जब वो लिखना आरंभ करती है, जब वो शिक्षित होती है। इसका मतलब ये है कि भारतीय समाज में पढ़ा लिखा तबका एक वर्ग विशेष था और शुरुआत में पुरुष ही केवल पढ़ते थे, स्त्रियां घर की 4 दीवारी में रहती थी। तो ये शुरुआत स्त्रियों के द्वारा लेखन से विमर्श आरंभ होता है। और इसके बाद फिर जब हम देखते हैं कि दूसरा जो दमित और दलित तबका रहा, दलित लेखकों ने पढ़ना लिखना आरंभ किया, पढ़ लिख करके वो नौकरियों में आए। नौकरियों में आने का मतलब ये था कि आर्थिक रूप से सक्षम हुए, लेकिन लेखन वहीं से आरंभ नहीं हुआ। लेखन करने वाले कुछ चंद लोग थे, जैसे भगवान दास शिवराज सिंह जेदिया, अनटोल्ड स्टोरी है वाइस चांसलर ऑफ भंगी। वाइस चांसलर होने के बाद उनको ये एहसास हुआ कि मुझे ये लिखना चाहिए। वो जब वाइस चांसलर बन जाते हैं जोधपुर विश्वविद्यालय के, तो उन्होंने अपनी आत्मकथा में ये लिखा साफ तौर पर कि मैं वो दलित हूँ जो दूसरों का, जो हमारा छू नहीं सकते थे। मेरे बाप दादे राजाओं से मिलना तो दूर की बात, उन्होंने जो कुछ किया
आज मैं पढ़ लिख करके वहां पहुंचा हूं कि आज मैं राजा के बगल में बैठ सकता हूं, तो ये किससे हासिल हुआ? शिक्षा से हासिल हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि मैं भले ही यहाँ तक पहुंच गया हूं, इसके जी बावजूद मुझे यहाँ पर अभी भी वो समानता शिक्षा से मिली है, तो शिक्षा को श्रेय देते हैं। तो इस तरह से संवेदनशील जो लेखक थे, उन्होंने आत्मकथाएं दलित साहित्य में आई। तो इसका मतलब विमर्श वो चीज है जो दबे हुओं की आवाज वहां से उठती है, जैसे जी स्त्री से उठी। जी जी स्त्रियों ने लिखना आरंभ किया और स्त्रियों ने कहा कि हम कंधे से कंधा मिला करके चल सकती है। अब शिक्षा पाने के बाद ये चेतना उनमें जागृत हुई, और जो संवेदनशील महिलाएं थी उन्होंने लिखना आरंभ किया। जी इसी तरह से वो संवेदनशील लेखक जो दलित साहित्यकार रहे हो या आदिवासी रहे हो, या फिर अब जो आने वाला विमर्श जिसकी हम बात करेंगे, यानी बेशक हमने स्त्री चेतना को स्त्री विमर्श के तहत जाना, फिर दलित विमर्श जी आया तो दलित समाज को, दलित तबके को समझने का अवसर मिला। फिर बाद में आदिवासी साहित्य लेखन अब चल रहा है। हालांकि अभी भी काफी सीमाएं हैं आदिवासी साहित्य में, कि जैसे राजस्थान में जब सवाल उठता है कि राजस्थान के आदिवासी साहित्यकार कितने हैं, तो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। यानी सर्विस में, नौकरियों में तो काफी मिलेंगे, लेकिन लेखक के रूप में नहीं। अभी भी नहीं उपन्यास नहीं हरिराम मीणा का अकेला है, धूणी तपे तीर। और दूसरा उपन्यास अगर कहेंगे तो सहराना जो पुन्नी सिंह का है, वो यहाँ के नहीं, उत्तर प्रदेश के थे, तो शिवपुरी में सर्विस करते रहे। उन्होंने 12 के जो शहरिया है, और मध्य प्रदेश में शिवपुरी में शहरिया पढ़ते हैं, उनका अध्ययन किया और एक उपन्यास लिखा। इस तरह से आदिवासी लेखन हुआ, जिसको संवेदनशील लेखक वहां तक पहुंचता है, जंगल तक जाते हैं। अब स्त्री विमर्श की बात करिए, मधु जी काकरिया को हाल ही में पढ़ा। मधु काकरिया को पिछले वेबिनार में आपने सुना। मधु काकरिया दो तरह से लेखन करती है, तो वो स्त्री की आवाज भी उठाती है, यानी वो जो दबा हुआ तबका है, मूक तबका है, अपनी आवाज नहीं उठा सका, वो स्त्रियों की आवाज बनती है। और स्त्रियों की आवाज बनते हुए बार बार उनकी नायिका जंगल में जाती है, और सर जंगल में आदिवासी मिलते हैं, और आदिवासी की आवाज उठाती है। इस तरह से कहने का आशय ये है कि लेखक जो होता है वो अंततः दबे हुए, कुचले हुए की आवाज उठाता है। तो अभी आदिवासी लेखन उतना आरंभ नहीं हुआ जितना होना चाहिए, तो उसमें गैर आदिवासी साहित्यकार ज्यादा मिलेंगे, जैसे मधु काकरिया भी उसमें आती है, रमणिका गुप्ता भी उसमें आते जी हैं। जी 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 सर, आपने विमर्श पे कार्य किया है, तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो विमर्श पे ही करी जाएगी सर। दलित ले लीजिए, स्त्री ले लीजिए, आदिवासी ले लीजिए, और जो नया विमर्श चल रहा है समाज की परिस्थितियों को देखते हुए वृद्ध विमर्श ले लीजिए सर। तो हम एक एक करके आज इन्हीं पे चर्चा करेंगे। तो सर मैं सबसे पहले चाहूंगी कि दलित विमर्श के ऊपर हम प्रकाश डालें। तो सर आपका दलित से क्या आशय है, मतलब आप दलित किसको कहेंगे सर? मैम, दलित कहने का आशय स्पष्ट है कि जो वर्ण व्यवस्था से अगर लेकर के चलेंगे, तो वहां से भी देख लीजिए कि जो छुआछूत जिनस जाती रही समाज, भारतीय वर्ण व्यवस्था में, वो एक तरह से दलित लेखक उन्हीं की आवाज, उन्हीं वर्गों की, उन्हीं जातियों की, और उन्हीं जातियों में से लेखक आए। वो लेखक जी जो आए, उन्होंने किसी दूसरे की बात नहीं की। भारतीय समाज में संघर्षरत रहे दलित, वो दलितों के साथ जो शोषण का व्यवहार हुआ, असामाजिक छुआछूत का, जी या उनको सम्मान नहीं मिला, इस तरह से वो दलित साहित्यकार उसी बात को बार बार उठाते रहे। और यही कारण है कि अक्सर उन पर यह सवाल उठता है कि उनकी दलित आत्मकथा को जब हम पढ़ते हैं, तो लगभग कुछ बिंदु के बतौर हमें अभी तक भी जाति से ही पहचाना जाता है, या अभी भी हमें हीन दृष्टि से देखा जाता है। तो वो विषय, यानी कहने का आशय ये कि जो छुआछूत से पीड़ित रहे, प्रताड़ित रहे, या समाज में बराबर का हक
मांग रहे हैं, आज आज मिल रहा है, उस वक्त नहीं मिला था। उस वक्त वैसे ही जैसे यूरोप में ब्लैक जिसे कहते हैं वो गुलामी वहां थी, गुलाम रखे जाते थे, इनकी स्थिति उन गुलामों जैसी थी। तो ऐसे में जब शिक्षा का अवसर मिला तो उन्होंने लेखन के साथ साहित्य रचना चालू किया और उन विषमतापूर्ण परिस्थितियों को सामने लेके आते हैं। यहाँ तक कि जैसे शिवराज की आत्मकथा है बचपन मेरे कंधों पर, तो उनके शीर्षक भी हम देखेंगे तो शीर्षक से लगता है कि बचपन से लेकर के उनके साथ भेदभाव होता है। तो सबसे बड़ा भेदभाव कहाँ से आरंभ होता है? जब वो शिक्षा लेते हैं, स्कूल में जाते हैं। तो आप किसी भी आत्मकथा को उठाइए दलित साहित्य की, तो आप ये देखेंगे कि हर दलित साहित्यकार जब शिक्षा ग्रहण करना आरंभ करता है वहां से शुरुआत होती है। जैसे सुशीला टाकबोरे दलित लेखिका और कौशल्या बैसंत्री, दो लेखिकाएं हमारे सामने आई है जो उसी बात को, यानी कि स्कूल में उनके साथ अभी भी भेदभाव होता रहा, यहाँ तक कि जब वो शिक्षा अर्जित करके नौकरी भी करती है वहां भी वो फेस करती है। सुशीला टाकबोरे अपनी आत्मकथा में शिकंजे का दर्द में अपने पति को भी कटघरे में खड़ा करती है। तो ये पाया जाता है कि जब स्त्री विमर्श चला था, स्त्री विमर्श में पहला सवाल यही था कि वो पुरुष से टक्कर लेती है, पुरुष के साथ समानता का व्यवहार चाहती है और यहाँ तक कि समाज और पुरुष दोनों को टारगेट करती है। दलित साहित्य में समाज टारगेट में होता है और अगर दलित लेखिका लिखती है तो वहां पुरुष वहां भी टारगेट में होता है। इसका मतलब ये कि वो आवाज उठाती है उनके खिलाफ। इसी क्रम में सर पूछना चाहूंगी, आपके अनुसार दलित का मतलब हुआ है कि जो दबाया हुआ है या समाज में जो शोषित है, जिसका मतलब शोषण हुआ है या जो अपने हाशिए से दूर है, वो दलित हुआ। तो सर मैं ये प्रश्न रखना चाहूंगी, क्या एक स्त्री एवं एक आदिवासी को भी क्या एक दलित की श्रेणी में रखना चाहेंगे, जिसके अनुसार आप बोल रहे हैं कि? हाँ बिल्कुल सही, ये सवाल अक्सर उठता रहा है और शिमला में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी, अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी थी 2008 में जो शिवराज सिंह बेचे ने आयोजित की थी दलित साहित्यकारों के बीच। मैंने वहां भी ये सवाल उठाया था कि आदिवासी और दलित दोनों ही हाशिए पर है, तो दोनों को मिलकर के आवाज उठानी चाहिए। आप ये देखेंगे कि दोनों की साहित्यिक प्रवृत्तियां अलग है, सामाजिक परिस्थितियां अलग है, ये स्पष्ट उभर करके आता है। बेशक इसीलिए आदिवासी साहित्य की प्रवृत्तियां तो दलित साहित्य की प्रवृत्तियों वैसे ही अंतर पहचानेंगे, अध्ययन करेंगे तो इनमें भेद नजर आएगा। वो भेद वैसे ही है जैसे हर तरह का भेद होता है। तो दलित साहित्य सामाजिक समानता की आशा लगाए हुए उम्मीद करता है, वो सामाजिक समानता चाहता है। आदिवासी साहित्य में बहुत सारी चीजें आती है, वो सामाजिक समानता के अलावा वो जंगल, जल, जमीन, ये आवाज उठ करके आती है। यानी वो दलित समाज मुख्य धारा के साथ रह करके छुआछूत के व्यवहार से मुक्ति चाहता है। आदिवासी समाज मुख्य धारा के समाज से बहुत दूर जंगलों में, सुदूर जंगलों में रहता है और आज भी वो हाशिए पर है। दोनों तरह से सामाजिक विषमता की बात वहां नहीं आएगी क्योंकि वो समाज से दूर है, मुख्य धारा से दूर है। इसलिए उसकी समस्या सरकार से टकराने की है, सत्ता से टकराते हैं वो। जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो पता चला कि उतने ही लड़ते मुख्य धारा से जुड़ करके, लेकिन आदिवासी अपनी लड़ाई लड़ते हैं। जैसे बिरसा मुंडा दंगल के दावेदार उपन्यास सामने आया महाश्वेता देवी का, तो जिसमें महाश्वेता देवी के लिखने के बाद उसमें जो बात निकल करके आती है और बाद में बहुत सारे आंदोलन बिहार झारखंड में आदिवासियों ने किए। वो जब 1857 की लड़ाई हम लड़ रहे थे पहली, उस वक्त से पहले भी आदिवासी आंदोलन हुए और अंग्रेजों से उन्हें टक्कर ली। आप ताज्जुब करोगे कि अंडमान निकोबार जहाँ आज भी आदिवासी उसी अवस्था में है, नंगे रहते हैं, लेकिन वो भी
अमरडीन की लड़ाई लड़ते हैं अंग्रेजों से, तीर धनुष से लड़ते हैं और अंग्रेजों को लगभग हरा देते हैं वो। यानी कहने का आशय ये है कि अंग्रेजों से लड़ाई उन्होंने अपने बल पर लड़ी, और वो तब से लड़ रहे जब से अंग्रेज उनके सामने आए, वे जंगलों में गए। और बिरसा मुंडा जब लड़ते हैं तो इसके बाद मुंडा समाज या कहें कि झारखंड में अंग्रेजों को अपनी नीति बदलनी पड़ जाती है। आंदोलन आदिवासियों ने काफी हद तक किए, और वो अंग्रेजों से वैसे लड़े जैसे इधर हम गांधी जी के नेतृत्व में लड़ते हैं। वो उन्होंने अपने नायक बनाए। जी सर, हाँ मैम। शुरुआत में जो दलित साहित्य लिखा गया उस समय तो सर दलित लेखक बहुत कम थे, तो क्या जो गैर दलित लेखक है उन्होंने साहित्य रचना की, तो क्या उन्होंने पूरी तरह से मतलब दलित साहित्य के साथ न्याय किया सर, या एक दलित ही दलित साहित्य लिख सकता है? बेशक इस पे काफी बहस होती रही है। दलित साहित्यकार इसको पुरजोर से उठाते हैं, और उठाने के पीछे उनका मकसद ये होता है कि जो भोगा हुआ है, जिसके द्वारा भोगा हुआ है, वही उस बात को उसी संवेदनशीलता के साथ लिख सकता है। दोनों में फर्क रहेगा। हालांकि गैर दलित साहित्यकार भी लिख रहे हैं जो संवेदनशील है, बेहद वो लिख रहे हैं, लेकिन जब से दलित साहित्य दलितों के द्वारा लिखा गया तो ये बहस स्पष्ट हो चुकी है। दलित अभी इस समय उपन्यास भी अब सामने आने लगे हैं। पहले आत्मकथाएं सामने आई थी, कहानियां और कविताएं सामने आई, अब उपन्यास भी सामने आ रहे हैं। कहने का आशय ये कि दलित साहित्य अब पूरी तरह से हर प्रवृत्ति उसमें देखी जा सकती है। साहित्यिक विधाएं समग्र रूप से सामने आ चुकी है। अब विश्वविद्यालय वो पाठ्यक्रम में शामिल हो चुका है, यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वर्धा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और हैदराबाद विश्वविद्यालय में ये पाठ्यक्रम में शामिल है। पीएचडियां हो रही है। पीएचडी तो अब राजस्थान में भी होने लगी है। मेरे निदेशन में भी 5-6 छात्र छात्राएं जुड़े और उन्होंने दलित साहित्य और आदिवासी साहित्य लेकर के काम आरंभ कर दिया। इसका मतलब ये कि दलित साहित्य अब इस वक्त आप ये देखेंगे कि दलित साहित्य पर ज्यादा शोध हो रहा है, यहाँ तक कि दलित साहित्य पर अब काफी लेखन हो चुका है दलित साहित्यकारों के द्वारा। इसलिए अब गैर दलितों के द्वारा जो लिखा गया साहित्य है वो अब मुट्ठी भर रह गया। तो ये सवाल यहाँ आदिवासी साहित्य में जरूर उठ सकता है, क्योंकि वहाँ आदिवासी साहित्यकारों के द्वारा अभी लेखन आरंभ हुआ है, लिखा जा रहा है और कम सामने आ रहे हैं। इसलिए हम रमणिका गुप्ता का नाम लेते हैं, माँ सीता देवी का भी नाम लेते हैं, क्योंकि वो बराबर प्रयास कर रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं। मधु कांकरिया जो अभी पिछले वेबिनार में हमारे सामने, अधिकांश उपन्यासों में जंगल जमीन की आवाज आती है और नायिका भले ही स्त्री नायिका उसमें होती है, लेकिन इसके बावजूद वो जंगल पहुंच जाती है और उनकी आवाज उठाती है। तो इस तरह से आदिवासी साहित्यकारों में गैर आदिवासी लेखन कर रहे हैं और उनको हम स्वीकार कर रहे हैं। उनके तहत शोधकारी भी चालू है, उनको समग्र रूप से ले रहे हैं। लेकिन दलित साहित्य में ये स्पष्ट हो चुका है कि साहित्यकारों ने काफी कुछ लिखा है और इनमें अंतर साफ नजर आता है जब ये अध्ययन का विषय शोध में सामने भी आ रहा है। सर, क्योंकि आप एक जनजाति से संबंध रखते हैं तो आपको तो आदिवासी साहित्य का गहरा ज्ञान होगा सर, तो जो आपने अनुभव भी किया है, आपके साथ घटित भी हुआ है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी सर, आदिवासी कितना भी सभ्य बन जाए या उसकी जीवन शैली में कितना भी परिवर्तन आ जाए, लेकिन उसके जीवन शैली में जो आदिमता ही उसके आसपास रहेगी और उसके मानस पटल पर आदिमता की विशेषता रहेगी। ये कहाँ तक सत्य है सर? कितना भी विकसित हो जाए एक आदिवासी, लेकिन जो पिछले की जो विशेषता है वो उसके साथ रहेगी सर। देखिए, जब शिक्षा आप पाते हो और शिक्षा ग्रहण करके आप सुसभ्य होते हो, शिक्षा आदमी को बदलती है, शिक्षा आमूलचूल बदलती है। और आबो हवा, आप जब जहां रहते हैं वहां से शहर की तरफ आ रहे हैं
विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, तो परिवर्तन आएगा। लेकिन एक अगर लेखक होगा तो लेखक अपनी जमीन से जुड़ता है, लेखक में ये चीजें पाई जा सकती है। और लेखक चूंकि परंपरा से जुड़े रहना चाहता है, चाहे वो किसी भी वर्ग से लेखक होगा, वो एक तो जमीनी आवाज उठाएगा और जमीन उस संवेदनशीलता के साथ उस आवाज को उठाएगा जो दबी हुई आवाज है। परंपराएं, देखिए आधुनिकता की दौड़ में हम कितने भी आगे चले जाएं, कितने भी दौड़ते चले जाएं, लेकिन हमें अंततः विकास से हासिल जितना हो रहा है उससे ज्यादा हो रहे हैं। में खास करके उभर करके आया है, चाहे वो कविता हो, चाहे कहानी हो, चाहे उपन्यास हो या संस्मरण हो, निर्मला पुतुल की कविता हो या वारू सानवड़े की, वो ये आवाज पूरी शिद्दत से उठाते हैं कि हमारा जंगल हमारे पास होना चाहिए। विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता है जो जंगल करके उन्होंने लिखी है कि जंगल उनका है जो जंगल में रहते हैं। विनोद कुमार शुक्ल भी स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि जंगल पर ही होना चाहिए। और आज ये आवाज उठ रही है विकास के तहत, सरकार अक्सर आदिवासियों को गलत साबित कर जंगलों को छीना जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है। अगर जंगल आदिवासियों के द्वारा कटते तो बहुत पहले कट चुके होते, तो ये तर्क बहुत गलत है। हर आदिवासी कलाकार, साहित्यकार ये बात उठाता है, आंदोलन भी करते हैं कि जंगल हमारा है और जंगल हमें सौंप दे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, जंगल धड़ल्ले से कट रहा है। जंगल अगर कटेगा तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। ये आवाज आदिवासी साहित्य में, कविताओं में, निर्मला पुतुल की कविता देख लीजिए, वारू सोनवड़े को देख लीजिए, जो कविता जंगल की आवाज है, एक तरह से जो आदिवासी की आवाज भी है। तो कहने का आशय है कि आज पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए का भी हो आवाज उठाएगा। और ये चेतना आप आदिवासी साहित्यकारों में किसी भी विधा को उठाइए, ये उतर के आएगी। कहने का है कि आदिवासी लेखक जमीनी लड़ाई लड़ता है, जमीन की आवाज बुलंद करता है, तो जंगल की आवाज, जंगल को सुरक्षित रखने की जंगल आदिवासियों को सौंप दीजिए। वे घुसपैठ न करे, सरकार विकास के नाम करती है तो भी गलत करती है, क्योंकि अब विकास विनाश की तरफ, हम शहरों में सांस नहीं ले पा रहे हैं, ये विकास नहीं का सामान तैयार कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आदिवासी साहित्य को पढ़िए, स्त्री विमोचन के साहित्य को पढ़िए, लेकिन आदिवासी साहित्य को आप पढ़े हैं, आदिवासी साहित्य में एक चेतना पाई जाती है कि वो मुख्य धारा के समाज को भी दिशा देता है, पर्यावरण की बात करता है। पर्यावरण जंगल सुरक्षित रहेगा, आदिवासी सुरक्षित रहेगा तो तुम भी सुरक्षित रहोगे, नहीं तो खत्म हो जाने वाला है ये। यानी पहले की ओर हम नदियों को खत्म कर रहे हैं, हम तालाबों को खत्म कर रहे हैं, हम विकास करते करते तालाब को पाट करके उद्योग लगा रहे हैं, इमारत बना रहे हैं, शहर भाग रहा है जंगल की तरफ, तो जंगल खत्म, नदियां खत्म, तालाब खत्म। आप देखिए बंबई में कितने तालाबों पर बनी है, तो बंबई डूबती है, हर साल पानी आता है। कहने का आशय एक तरह का एक चेतावनी आदिवासी के द्वारा कि तो विकास के, यानी आदिवासी तो मर ही रहा है, लेकिन ये समाज भी मर जाएगा अगर आदिवासी के हक सुरक्षित नहीं रहे, यानी जंगल सुरक्षित नहीं रहा। ये आप उपन्यासों में खास करके बिरसा मुंडा ने उस जंगल बचाने की आवाज उठाई थी, वो आज भी उठाई जा रही है। आज कोई भी सरकार आए, लेकिन जंगल सुरक्षा के नाम पर आदिवासियों को दबाया जाता है। या जंगल अधिकारी कोई भी होगा कि 2 लठ मार देगा या लकड़ी उठा के लाएगा, वो गुनाह कर रहा है, लेकिन एक ठेकेदार ट्रक भर करके लकड़ियां ला रहा है। तो ये विकास हमें विनाश की ओर ले जाता है। ये आदिवासी साहित्य में उभर करके आता है, चाहे कि कोई भी विधा। जी मैम। सर, स्त्रियां भी आजकल किसी से पीछे नहीं है। स्त्री साहित्य में भी जो स्त्री विमर्श चल रहा है सर आजकल, उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्त्री विमर्श का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? बिल्कुल
बढ़ रहा है, लेकिन दो रूपों में सामने आया है कि अब अपने लेखन में वो लिखापन था पुरुष के विरोध में लिखा जा रहा था पहले, तो बहुत सारी लेखिकाओं ने अब ये आवाज उठाई है कि हमारा मकसद ये नहीं है, क्योंकि समाज चलता है स्त्री और पुरुष से मिलकर, गाड़ी के दोनों में जी समान है। स्त्री लेखिका वो लिखती है, पुरुष के खिलाफ लिखती है, तो वो गलत हो जाता है। ऐसे में कुछ लेखिकाओं ने इस तरह से भी लिखा शुरुआत में, जो पुरुष को निशाना करती है, तो वो गलत हो जाता है। यानी संतुलन होना बहुत जरूरी है, ये उसमें अब सुधार हुआ है। वो समानता की बात करते हैं। सर, एक पुरुष भी इसके वाली साहित्य की रचना कर सकता है? जो उस स्त्री ने भोगी है पीड़ा, जो उसने, तो उसकी क्या अभिव्यक्ति वो कर सकता है सर पूरी संवेदनशीलता के साथ? जैसे दलित साहित्य में ये सवाल उठा था, उसी तरह से स्त्री विमर्श कर्ताओं ने भी इस पर पूरे नकार के साथ ये आवाज बुलंद की है, और स्त्री लेखिकाएं भी काफी सामने आ गई है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो कुछ चीजें हैं जो स्त्री के अपने कुछ खास पहलू होते हैं जो उभार सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पुरुष लेखकों ने शुरुआत से लिखा है, जैसे तुलसीदास ने भी लिखा है, तो सीता के बतौर जो लिखा, मैथिली स्वर्ण गुप्त ने लिखा, तो इस तरह से वो बात आ रही है। लेकिन अब चूंकि ये तब की बात थी जब स्त्री लेखिकाएं कम थी या नगण्य थी, उंगलियों पर थी। अब स्त्री लेखिकाएं भी काफी है। सर, मैं कहना चाहूंगी हाँ जी। कि जब प्रभा खेतान जी ने अन्या से अनन्या तक अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो विवेक की राय जी ने उस पर कमेंट किया था सर। तो सर, जब एक स्त्री अपनी जी। पीड़ा को, अपने साथ घटित घटना को, अपने सत्य को जब वो अभिव्यक्त करती है सर साहित्य के माध्यम से, तो पुरुषवादी समाज ये कहकर उसका विरोध करता है कि ये तो बेशर्मी की हद हो गई, या फिर आज की महिला लेखिकाएं प्रसिद्ध होने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, आज की महिला लेखिकाएं तो छिनाल है, इस तरह के आरोप लगाए गए थे सर। तो मतलब स्त्रीवादी साहित्य के साथ कहाँ तक न्याय संगत है सर? उसके साथ घटित हुआ वही तो लिख रही है ना सर। बिल्कुल, समाज में कुछ चीजें बिल्कुल सही है, ये ऐसा होता रहा है। ये दलित साहित्य में भी ऐसा हुआ। डॉक्टर धर्मवीर का आपने नाम सुना होगा कि उनके विरोध में दलित लेखिकाओं ने काफी विरोध किया। अब डॉक्टर धर्मवीर भी नहीं रहे, लेकिन एक ग्रुप बन गया था जो अक्सर उनका विरोध करता था, जिसमें रमणीका गुप्ता भी थी, बहुत सारी लेखिकाएं, दलित लेखिकाएं भी। तो ये चीजें दरअसल समाज साहित्य में कुछ अंतर होता है। साहित्यकार जो भी बात कहना चाहता है वो बहुत सी चीजों को नकारता है। समाज में चली आ रही रूढ़ियां, अंधविश्वास, इनके खिलाफ स्त्री लेखिका भी लिखती है, पुरुष लेखक भी लिखते हैं, और समाज उसको नकारता है। ऐसे लेखक को भी, लेखक पर उंगली समाज उठाता है, चाहे कोई सा भी लेखक हो। समाज और लेखक दोनों में अंतर होता है। लेखक आगे की बात कह रहा है, साहित्यकार आगे की बात कह रहा है, वो समाज वहीं खड़ा हुआ है अभी। तो समाज का मतलब है कि उसमें सभी लोग होते हैं, और जो सामंतिक प्रवृत्ति के हैं वो उसी तरह से सोच रखते हैं, वो इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं करते। जैसे खुलापन, स्वतंत्रता, आजादी, वो अभी भी स्त्री को चाहता है कि वो चार दीवारी की भीतर ही रहे, उनसे पूछ करके जाए। दोनों पति पत्नी अगर सर्विस कर रहे हैं, पुरुष उम्मीद करता है कि चाय बना करके वो ही लाए। तो अब ये बदलाव आ भी रहा है, दोनों बराबर से कदम मिला करके चल रही है। तो वो पुरुष भी बहुत हद तक इसमें समझौता कर रहे हैं। यानी ऐसा नहीं कि बैठा हुआ था कि घर के अंदर का काम स्त्री करेगी, बाहर का काम पुरुष करेगा। सदियों से ये चली आ रही थी। तो अभी मानसिकता में ये चीजें हैं, इसलिए टकराहट होती है। लेकिन बहुत से पुरुष पूरा हाथ बटा रहे हैं, लेकिन अभी ये चीजें और भी आना बाकी है।
तो ये समाज की कसमकस है, लेखक और समाज के बीच में है। यानी समाज हर चीज को स्वीकार नहीं करेगा। लेखक आगे की बात कहता है, यानी वो स्वतंत्रता, वो लेखिका, स्त्री लेखिका हो या दलित साहित्यकार हो, यानी हर एक में आजादी का स्वर होता है। यानी हर एक का अपना व्यक्तित्व होता है, तो व्यक्तित्व टकराता है समाज से। तो इसलिए हर लेखक, चाहे वो स्त्री का यानी हो या दलित विमर्श का या आदिवासी का। अब हमारा एक विमर्श, 3 विमर्श पे काफी बात हुई है। मुझे लगता है कि आप अगला विमर्श पर आइए। सर, जो आजकल की व्यवस्था है समाज की, उसमें वृद्धों की जो मतलब परिस्थितियां हैं, उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, उसको देखते हुए वृद्ध विमर्श भी काफी जोर शोर पेश है आजकल। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? जो घर का मुखिया होता है बिल्कुल, सर, ये जो घर का मुखिया होता है सर, जो जीवन भर संघर्ष करता है अपने लिए रहने के लायक, अंत में जाके एक घर बना पाता है, उसी को सर उसकी दहलीज से बाहर निकाल के उसको हासिल से दूर कर दिया जाता है। तो ये मतलब इसके बारे में क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, अब ये विमर्श सामने आ रहा है और राजस्थान में आप देख सकते हैं, टोंक से ही डॉक्टर सूरज सिंह नेगी 3 उपन्यास इसी पर लिख चुके हैं। पहले भी 8-10 उपन्यास इस तरह के आ चुके हैं। और उषा प्रेमवदा की कहानी वापसी, जो 1965 के आसपास लिखी गई थी, अब मैं उससे शुरुआत मान सकता हूँ, क्योंकि 1965 में ये स्थितियां नहीं थी। जब वो कहानी लिखी गई थी तब भी ये स्थितियां नहीं थी। तो लेखिका ने जो कहानी लिखी, समीक्षकों ने उसका विरोध किया था। ये कहा कि इसमें लेखिका ने नाम जरूर भारतीय रखे हैं, लेकिन परिवेश ये यूरोपियन परिवेश है। आज हम उस कहानी को पढ़ते हैं, यहाँ तक कि कॉलेजों में सिलेबस में लगी हुई है, वो हम यहाँ पढ़ाते हैं। तो आज पढ़ाते वक्त ऐसा लगता है कि नहीं, ये जब ऑब्जेक्शन किया था, जब विरोध किया था, उस वक्त परिस्थितियां वैसी नहीं थी, इसलिए उसका विरोध हुआ था। लेकिन आज वो कहानी बिल्कुल सटीक बैठ रही है और आज कहानियां या उपन्यास बहुत आगे की स्थितियां रख रहे हैं। आज तो हम ये कहेंगे कि वृद्ध के बतौर वृद्ध हाशिए पर जा रहा लगातार। ये आधुनिक दौर की बहुत बड़ी विडंबना है जो हमारे और आपके सामने आने वाली है। जो हम अधेड़ है अभी, जो बीच में है, हम यहाँ तक कि युवा वर्ग और अधेड़ दोनों के लिए वृद्धों की दुनिया, प्रभुदत्त शर्मा ने एक किताब लिखी है, संयोग से 5-6 साल पहले मुझे मिली थी, 70 पार की दूसरी दुनिया। तो ये राजनीतिक विज्ञान के और प्रशासनिक वो पढ़ाते थे और उनके तहत उन्होंने ये किताब लिखी है, 70 पार की दूसरी दुनिया। तो आप अंदाजा लगाइए कि दूसरी दुनिया कह रहे हो, तो इसका भी एक सेंस निकल के आता है कि जैसे हम हैं युवा वर्ग और घर का मुखिया वो होता है जो बच्चों के साथ रहता है, लेकिन उसका पिता कहाँ रहेगा, इसके लिए फ्लैट में जगह नहीं है अब। यानी हम यूरोपियन समाज जो था, हम वहां पहुंचे हैं। यानी एटॉमिक परिवार हमारा हो गया है, जिसमें पिता के लिए जगह नहीं है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। यानी आज से 20-25 साल पहले वृद्धाश्रम नहीं थे भारत में, आज वृद्धाश्रम हर जिले में खोले जा रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि तहसील में भी इनके खोलने की जरूरत है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये विमर्श जो आया है, इसमें कुछ लेखक जो फिर कहा जाएगा वही बात की जो संवेदनशील लेखक है। अब ये कहिए कृष्णा सोबती ने जैसे समय सरगम लिखा, तो कृष्णा सोबती समय सरगम लिखती है, वो मुझे बेहद अपील करता है। आप भी पढ़ेंगे, मुझे लगता है सबको पढ़ना चाहिए कि उसमें लेखिका वो स्थिति बताती है कि वृद्ध पति पत्नी ये जरूरी नहीं है कि वो अंत तक पति पत्नी रहेंगे, या तो पति चला जाएगा पहले या पत्नी चली जाएगी, तो वृद्ध अकेला रह जाता है। समय सरगम में इस कहानी को बहुत अच्छी तरह से बुना गया है कि उसमें दोनों ही परिवारों से दूर एक शहर में आकर के रहते हैं, वो फ्लैट में रहते हैं और यकायक दोनों मिलते हैं
दोनों में दोस्ती होती है, दोनों में दोस्ती इस कदर होती है कि परिवार तो दोनों के दूर है, दोनों की जरूरत है कि दोनों साथ रहे, बैठे घूमे करें। तो इस से वो है, इस कहानी में ये बताया गया है कि वृद्ध अगर एक पहले किसी भी कारण से चल बसता है तो उसको भी ये सहूलियत मिलनी चाहिए कि वो भी अपना पार्टनर चुन सके। ये कृष्णा सोप की समय सरगम में, समय सरगम शीर्षक भी कुछ कह रहा है, सरगम जब बजेगा यानी संगीत जब निकलेगा जब दोनों चीजें होगी, अकेले से नहीं। तो अकेलापन वृद्धावस्था की पहली प्रवृत्ति है जो सूरज सिंह नेगी के उपन्यासों में उभर करके आती है। 2 साल पहले सूरज सिंह नेगी से मेरी मुलाकात, डॉक्टर सूरज सिंह नेगी जो एडीएम होकर के बूंदी आए, संयोग से उनसे मेरी मुलाकात हुई। ये भी एक बेहतरीन संस्मरण है कि हम प्रशासनिक अधिकारी से वैसे ही दूर रहते हैं, अकादमिक लोग ये मान करके चलते हैं उनमें हृदय नहीं होता, क्योंकि वो जिस तरह से प्रशासन करते हैं उसमें उसकी जरूरत भी नहीं होती, भावना की जरूरत नहीं होती। लेकिन नेगी जब मैं इनसे मिलता हूँ तो एक वसीयत उपन्यास वो मुझे देते हैं, जो संयोग से ये मेरी वसीयत उपन्यास, और ये जब मुझे देते हैं तो बिल्कुल, और जब वो वसीयत मुझे देते हैं तो मैं उनको देता हूँ वृद्धों की दुनिया। आप ताज्जुब करोगे कि उनको उम्मीद नहीं थी कि कॉलेज में पढ़ाने वाला मेरी किताब को कितना पढ़ेगा या जाके रख देगा, लेकिन मैंने उस किताब को, वसीयत को सप्ताह भर में पढ़ करके उसका रिव्यू किया और रिव्यू उनको 10 पेज का जाकर के मैंने सौंप दिया। तो इस तरह से हमारे दोनों की मुलाकात होती है, उपन्यासकार और आलोचक। तो इस तरह से मैं पहले इस पे काम कर चुका था, 8-10 उपन्यास चुने थे और यहाँ की लघु शो दिया तो जिसका शीर्षक ये वृद्धों की दुनिया मैंने रखा। इसमें 40 कहानियां मुझे साल भर में, 1.5 साल में पत्र पत्रिकाओं में मिली, जनसत्ता हो, दैनिक भास्कर हो या राजस्थान, इनमें कभी कभार रविवार को कहानी देते हैं, लेकिन जनसत्ता अक्सर हर रविवार को एक कहानी देगा। हंस में कुछ कहानी आई, और भी बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं, साहित्य पत्रिकाएं हैं, उनमें कहानियां आई तो पता चला 10 कहानी में से एक कहानी वृद्ध जीवन पर आ रही है। जब मैंने सोचा कि वृद्धों पर काम करना है, मेरी वहां पहुंची और मैंने कोई पुरानी कहानी नहीं ली, यानी बूढ़ी काकी प्रेमचंद की या उषा प्रेमलता की वापसी 1965 में लिखी गई, वो कहानी न लेने की जरूरत ही नहीं थी मुझे, क्योंकि साल भर जो मेरे पास पत्रिकाएं आई उसी में 40 कहानियां वृद्ध जीवन पर केंद्रित थी। तो इस तरह से मैं वृद्ध जीवन पर वो जो काम किया उसके तहत हमारी मुलाकात सूरज सिंह नेगी से हुई। सूरज सिंह नेगी और हमारे बीच में बराबर संवाद चलता है, यहाँ तक कि उन्होंने एक काम किया कि अभी कहानी संग्रह जो आया है 32 कहानीकारों से कहानियां लिखवाई और एक संग्रह निकाला, वो वृद्ध जीवन पर है। इस तरह से कह सकते हैं कि अब तक मुझे जो उपन्यासकार मिले उन्होंने कई उपन्यास लिखे, एक उपन्यास उनका वृद्ध जीवन पर रहा। जैसे हीरानंद वात्स्यायन आगे का अपने अपने अजनबी, इसमें भी एक वृद्धा रहती है, तो उसको भी मैंने वृद्ध जीवन में शामिल किया। तो इस तरह से ये पुराने उपन्यासकार है। एक उपन्यास वृद्ध जीवन पर था, लेकिन सूरज सिंह नेगी के 3 उपन्यास वृद्ध जीवन पर है। तो मुझे वसीयत सर ये जो समस्या है सर, जो समाज की सच्चाई है जो आज वृद्धों के साथ घटित हो रहा है सर, तो उसके पीछे क्या कारण मानेंगे सर? आप पहले जब संयुक्त परिवार थे तो लोगों के साथ ऐसी घटनाएं नहीं घटती थी सर, सम्मान किया जाता था, और आज जो एकल परिवार जो बनते जा रहे हैं सर, उसके साथ मतलब ये समस्या भी अधिक बढ़ती जा रही है। तो इसके पीछे मतलब क्या कारण मानेंगे सर? आज जो रिश्ते हैं, अच्छा सवाल, आज जो रिश्ते हैं सर, आपसी जो रिश्ते में बहुत दूरियां होती जा रही है सर। बिल्कुल, ये आधुनिकता की देन है और हम देखिए द्वंद्व में जीते हैं, और साहित्य में भी द्वंद्व होता है, हर व्यक्ति के जीवन में द्वंद्व होता है। हर व्यक्ति चाहता है
कि वो उन्नति करे, विकास करे, शिक्षित हो। अब आप देखिए घर से ही आरंभ होता है। हर माता पिता चाहते हैं कि बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़े। बच्चे 2 ही होंगे, हम 2 हमारे 2 इस पद्धति पे आ चुके हैं। बहुत से तो 1 पर भी आ गए, यानी 3 की तो उम्मीद नहीं है। तो जितने भी बच्चे होंगे सब पढ़ेंगे, पढ़ करके वो सर्विस करेंगे, सर्विस दूसरे शहर में होगी। आप ये देखिए कि कोई सा भी शहर हो जिला लेवल का, जो नई कॉलोनियां बसी है 25 साल पहले, वो जिन्होंने ली थी वो वृद्ध हो चुके हैं। हमारे यहाँ रजत गृह नाम से एक कॉलोनी है, उसमें जब उन्होंने खरीदी थी वो कॉलोनी, प्लॉट लिए थे, आज वो अकेले वृद्ध वहां रह रहे हैं। उनके बेटे कोई अमेरिका में, कोई इंग्लैंड में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, या कोई दिल्ली में है, कोई बंबई में है। वहां पर लगभग 50-60% वृद्ध ही रहते हैं, बच्चे साथ में नहीं रहते। यानी कहने का आशय ये कि विकास के साथ एक विडंबना जुड़ी हुई है, जो हम भोग रहे हैं। यानी एकल परिवार का आरंभ है 4-5 दशक हो गए, अब हम वहां पहुंचे कि अब एकल परिवार ही होते हैं। यहाँ तक कि इस मौके पर हमें उषा प्रेमवदा की कहानी वापसी याद कर लेनी चाहिए कि वो सर्विस करके आता है, तो अक्सर वो सोचता है कि मैंने घर बनाया। और रेलवे की सर्विस से वैसे भी छुट्टियां कम मिलती है, सपना ही देखा करता था अकेला रह रहा हूँ, लेकिन वो आएगा जब मैं परिवार के साथ रहूंगा। आप ताज्जुब करोगे, परिवार के साथ रहता है, पहले ही दिन से उसके साथ ऐसा व्यवहार होता है कि उसे एहसास होता है कि मैं यहाँ ठीक से नहीं रह पाऊंगा, तो घर की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी आधी पेंशन रह गई। और ये चाहते हैं कि सुविधाएं पूरी मिले, तो वो तो नौकरी के बहाने से वापस जाता है, क्योंकि वो बात है। लेकिन हम इतना समझ सकते हैं कि उस घर के मुखिया को घर बनाने के बाद घर से जाना पड़ता है, वापस होता है। आप शीर्षक देखिए, ये तब की बात थी यूरोपियन परिवेश की। आज ही हमारे यहाँ घटित हो रही है कि यूरोपियन परिवेश में जो औद्योगिकरण हुआ, आज भारत में औद्योगिकरण हो चुका है, हर तरह से विकास कर रहे हैं, भी ज्यादा है। और नौकरी करने के लिए बच्चे बाहर जाते हैं, माता पिता यही चाहते हैं कि बाद में वो अकेले रह जाए। और विडंबना कब होती है कि अंतिम समय में भी बहुत सारी नहीं पाते। तो ये विकास की देन कहलाई। ऐसे में सूरज सिंह नेगी का उपन्यास वसीयत पठनीय उपन्यास है, तो एक तरह से दिशा देता है। वसीयत भी लिखा है कि हम वसीयत में क्या दे बच्चों को, यानी वसीयत में वो कोई संपत्ति नहीं देते, वसीयत में देते हैं पत्र और सामाजिक परंपरा, संस्कार। यानी जी सर, पत्र के द्वारा लिखा जाता है, और वसीयत में वो अंततः ये चाहता है कि बच्चा मेरा अपने गांव पहुंचे। यानी इन्होंने बहुत अच्छे तरह से ये लिखा है, समझाने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि जो आज की ये समस्या है, साहित्यकारों को और कम से कम पाठकों को ये उपन्यास इसलिए पढ़ना चाहिए कि इसकी विषय वस्तु आपके सवाल का हल देती है हमें। यानी हमें हर कोई को वसीयत, आगे आने वाली पीढ़ियों को वसीयत के रूप में क्या देके जाएं, संपत्ति देके जाएं। अब तक वसीयत का नाम ही संपत्ति देना था, लेकिन ऐसी वसीयत झगड़े होती है। वसीयत वो है जो धरोहर है, परंपरा है, रीति रिवाज है, यानी जमीन से जुड़ना, यानी परिवार से जुड़ते हैं। नेगी, सूरज सिंह नेगी वसीयत उपन्यास में, इस सेंस में मैं कहता हूं कि इनके तीनों उपन्यासों में वसीयत ऐसा उपन्यास है कि हमें हर जगह इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, ताकि वो पाठक पढ़कर विवेक मिश्रा जी का कमेंट आ रहा है सर, एक बार उसको देखिए। वो बोल रहे हैं कि आज अकेलापन बढ़ा है, परिवार और रिश्तों में एकाकीपन, खालीपन आ जाना आज सबसे ज्यादा खतरनाक है। बच्चे बाहर चले गए, इच्छा की दुनिया का चयन कर लिया सर उन्होंने, जो भी उनकी इच्छा थी। तो अब जो उनके पीछे के जो लोग थे, पुराने लोग, वो क्या करें? ये इनका जो सवाल है और मेरा जो जवाब था वो लगभग उसका सारांश आ गया है कि देखिए, इसमें
ये हल भी निकल के आता है कि वो भी कुछ हद तक दोषी हो जाता है, क्योंकि वो भी रूड हो जाता है, वो समझौता नहीं करता नई पीढ़ी के साथ। और दूसरी बात ये है कि अंततः जब तक सांस चलेगी तब तक उसे कुछ न कुछ करना चाहिए। जी वो मतलब बच्चों पर उतना आश्रित न रहे, यानी ये परंपरा है। मेरे भी पिताजी ये कहते रहे, मेरे पिताजी ये कहते हैं कि पुत्र होने का मतलब ये है कि बुढ़ापे की लाठी बनेगा। तो वो ये मान के चलते थे और बार बार कहते थे। लेकिन वो चूंकि इतनी मेहनत करते थे, श्रम करते थे, कि उनको अंत में 80 वर्ष के हो गए तो भी मुश्किल से 10-5 दिन उनको बेड पर जाना पड़ा। लेकिन उनकी भावना ये थी कि बच्चे मेरी लाठी बनेंगे। लेकिन जी आज के जी वृद्धों को ये समझना होगा कि लाठी नहीं कहेंगे, हम अपने बल पर खड़े होंगे। ये सोच भी बदलनी होगी। अगर ये सोच बदलेंगे तो उतना दुख नहीं होगा। जो मेरे पिताजी हमेशा परेशान रहते थे, पता नहीं बुढ़ापे में क्या होगा, जबकि उनके साथ ज्यादा कुछ नहीं हुआ। पर उनकी मानसिकता ये थी, क्योंकि बुढ़ापे की लाठी होता है बेटा। और यहाँ भी धोखा हो रहा है कि बेटी फिर भी साथ दे सकती है, बेटा भाग खड़ा होता है। जी जी बेटा जी जी सर तब भाग खड़ा होता है जब बहू आती है और अपना अपना घर बसा लेता है दूर। लेकिन बेटी कहीं भी रहेगी, वो फिर भी सहयोग कर सकती है। इसलिए बेटा और बेटी समान है, ये जो नारा दिया जा रहा है, ये भी आज की आवश्यकता है। और इस पर बहुत हद तक अब अमल भी हो रहा है। बेटी और बेटे में भेदभाव कम हो रहा है। हालांकि अभी भारतीय समाज की मानसिकता जो है, उसमें लड़कियां सड़क पर सुरक्षित नहीं है। घर जी में, जी परिवार में हक मिल रहा है, लेकिन सड़क पर नहीं, सार्वजनिक तौर पर नहीं। जी मैम। सर आज हमने जो विमर्शवादी साहित्य पे चर्चा करी है सर, दलित को ले लीजिए, आदिवासी को ले लीजिए, स्त्री को ले लीजिए, वृद्ध विमर्श को ले लीजिए, आजकल किन्नर विमर्श भी चल रहा है सर, किसी भी विमर्श को ले लीजिए सर। तो हम जैसे कि पहले चर्चा कर चुके हैं कि एक एक वो व्यक्ति होता है जो स्वयं उस घटना को भोगता है जो उसके साथ घटित हुआ है सर, और एक दूसरा व्यक्ति वो होता है जो सामने समाज में देखते हुए उसके ऊपर लिखता है सर। तो एक तो वो व्यक्ति जो स्वयं लिखता है, स्वयं भोगता है, और एक दूसरा जो गैर दलित है या एक गैर साहित्यकार है। तो सर जब ये रचना की जाती है तो दोनों के साहित्य में क्या अंतर नजर आएगा सर, विषय वस्तु को लेके, देखिए, ये बहुत बारीक संवेदनशीलता को अंतर है। लेके? यस, ये बहुत बारीक अंतर है। और ये अंत है कि हमारे शोधार्थी जो है, उनके भी पकड़ में आना थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, क्योंकि अध्ययन की जरूरत है। और अंतर तो किया जा सकता है, क्योंकि सहानुभूति से लिखा जाता है, एक स्वानुभूति से लिखा जाता है। दलित साहित्य में ये टर्मोलॉजी उभर करके आई है। सहानुभूति से लिखा जाएगा, एक स्वानुभूति से लिखा जाएगा। तो ये फर्क तो रहेगा, लेकिन इसको पहचानने के लिए मुझे लगता है कि लेखक ठीक से पढ़ सकता है और संवेदनशील पाठक भी होगा तो वो भी पहचान सकेगा। लेकिन ये दरअसल समाज में दोनों ही होते हैं, लेखक और लेखिका। जी तो लेखिकाएं एक अलग पक्ष लेकर के आती है, लेखक में भी वो चीज होती है, स्त्री के बारे में लिखता है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो छुपी होती है, जिस चीज को वही बता सकती है। जैसे सर, कार्यक्रम के अंत में मैं कहना चाहूंगी कि जिस साहित्य सर्जन के बारे में आप जो भी साहित्य प्रेमी है उनको क्या कहना चाहेंगे सर, मतलब अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा कि वो पठन पाठन की ओर रुझान बढ़ाएं, नई नई विधाएं, नया जो लिखा जा रहा है, और पुस्तकें खरीद करके पढ़ें, क्योंकि पुस्तक खरीदी भी कम होती जा रही है। ताज्जुब करोगे, पुस्तकालय में पाठक कम होते हैं। बूंदी जिला लाइब्रेरी में साल भर में सदस्यता मिलती है 170 के आसपास, जो 1 लाख की आबादी का शहर है, वहां सदस्यता होती है 170। मुझे एक पाठक मिला था अभी कुछ समय पहले, जो 60-65 साल का था, अभी वो कल बसे, उन पर मैंने संस्मरण लिखा है कि वो उनको 3500 पेंशन मिलती थी, लेकिन उसके हाथ में आउटलुक और जिला लाइब्रेरी का सदस्यता कार्ड। उन्होंने मुझसे कहा था कि डॉक्टर साहब, आप मुझे कुछ किताबें दीजिए, आप
कि कॉलेज लाइब्रेरी से मुझे किताबें दीजिए, ऐसा पाठक एक ही मिला मुझे जो ये कह रहा था। मुझे चौंकना पड़ा और उस पर मैंने एक संस्मरण लिखा है जो किताब में शामिल है। यानी पाठकों की जरूरत है। यानी हम ई क्लास हो रही है, ई पाठ्यक्रम उतना सफल नहीं हो सकता जितना हम आमने सामने कर सकते हैं। तो इसी तरह से किताबों का भी कोई विकल्प नहीं हो सकता, ई बुक नहीं हो सकती है, अगर है तो उतना असर नहीं करेगी, इसलिए पुस्तकों से जुड़ा रहना जरूरी है। जी 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 सर। सर आप मधु साहित्य मंच पर आए, आपका कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार सर। हम चाहेंगे कि इस तरह की चर्चाएं हमारे मंच पर होती रहे सर, तो कभी भी आपको भी भविष्य में हम धन्यवाद। आपको मंच पर आमंत्रित करें तो सर समय जरूर निकालिएगा सर। बिल्कुल, आपको धन्यवाद जो मुझे ये अवसर दिया, और जब भी ऐसा कुछ आगे होगा हम शहर से शामिल रहेंगे। जी धन्यवाद सर। आपको धन्यवाद और सभी सुनने वाले को भी धन्यवाद। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि डॉक्टर रमेश मीणा जी के गुजरात आप तक पहुंचे होंगे, और दर्शकों से चाहूंगी कि मरु साहित्य मंच को लाइक और फॉलो जरूर करें। इसी के साथ मैं अपने कार्यक्रम को विराम देना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत।